हेलो दोस्तों, अभ्यास मंत्र 36 पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस का एक नया सफर, जहाँ पे हर मुश्किल टॉपिक बनेगा आसान। साइंस सिर्फ किताबों में पढ़ने का विषय नहीं है या फिर रटने का विषय नहीं है, ये है हमारे आसपास की दुनिया और प्रकृति को बेहतरीन तरीके से समझने का। चाहे आपको आगे चल के किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो या फिर अपना बेसिक क्लियर करना हो, आपका जो है फाउंडेशन मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इस चैनल पर साइंस की बेहतरीन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये क्लास पसंद आएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आगे हम पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि साइंस जो है 3 भागों में बँटा होता है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हम बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम शिक्षक भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस वाइज हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो हम क्लास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो है बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलके बना होता है। क्या क्या? बायो प्लस लोगोस, ठीक है। बायो प्लस लोगोस, जिसमें बायो का अर्थ है लाइफ या फिर लिविंग, जीवन या फिर जो जीवन जीते हैं, और लोगोस का अर्थ है स्टडी। स्पष्ट रूप से हम देखें इसको तो सजीवों या फिर जीवों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जो हम सजीव जो जीवन जीते हैं, जिनका जीवन चक्र होता है, उनके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द को 1801 में लेमार्क और ट्रिवर ने बायोलॉजी शब्द दिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लेमार्क और ट्रिवर ने बायोलॉजी शब्द दिया। और जो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे को रखा गया और जूलॉजी के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु को रखा गया। अरस्तु को प्राचीन वर्गीकरण जो प्राचीन वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने प्राचीन वर्गीकरण दिया था। सबसे पहले इन्होंने जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बॉटनी। बॉटनी के जो जनक कौन कहे जाते हैं? थ्रियोपिस्ट। कौन कहे जाते हैं बॉटनी के जनक? थ्रियोपिस्ट। इन्होंने इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया, ठीक है। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है जिसे बोलते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या कहते हैं? हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये पुस्तक पादप पर लिखी गई है, जिसमें 500 से अधिक प्रकार के पादपों का वर्णन किया गया है। ये पुस्तक किसने लिखी? थियोफिस्ट ने, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे आगे है जूलॉजी। जूलॉजी का के जनक कौन कहे जाते हैं? जूलॉजी के जनक कहे जाते हैं अरस्तु या फिर एरिस्टोटल, इन्हीं को बोलते हैं। इसमें जूलॉजी में क्या किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन ही जूलॉजी कहलाता है। अरस्तु ने एक किताब लिखी है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया जो जंतुओं पर लिखी गई किताब है। इसमें भी 500 से 1000 के बीच में जंतुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेसिक। आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्लास है सजीवों के लक्षण और वर्गीकरण, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सजीव को हम कैसे पहचानेंगे। सजीव किसे कहते हैं? वे जिनमें गति, वृद्धि, पाचन, उत्सर्जन, जनन, उपापचय आदि क्रियाएं होती हैं। क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं, ठीक है। जिनमें ये सभी क्रियाएं होती हैं वे सजीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं हम सभी जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी किस में आएंगे? सजीव।
ठीक है? निर्जीवों में ये सब क्रियाएँ नहीं होती हैं, सजीवों में ये सब क्रियाएँ होती हैं। सजीवों में कुछ लक्षण भी होते हैं जिनसे हम सजीव को सजीव की श्रेणी में रखते हैं, जिनसे हम जानते हैं कि हाँ, ये सजीव है। ठीक है, आइए चलते हैं हम उन लक्षणों को देखते हैं। सजीवों में यहाँ पे कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं गति, मूवमेंट। सजीवों में गति की क्रिया होती है। जैसे सभी जीव और पेड़-पौधे एक स्थान जो है गति करते हैं। जो जीव हैं वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते हैं, लेकिन पेड़-पौधे तो स्थिर रहते हैं एक जगह पे, लेकिन उनमें भी गति होती है। कैसे? जो पेड़-पौधे के तने होते हैं वो प्रकाश की ओर गति करते हैं, ठीक है? और जो उनकी जड़ होती है प्रकाश के विपरीत दिशा में ज़मीन के अंदर गति करती है। पेड़-पौधे स्थिर तो रहते हैं एक जगह, लेकिन गति होती है उनमें। जीव-जंतु अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पैर के सहारे या फिर रेंगने वाले जीव रेंग कर गति करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं निर्जीव। निर्जीवों में भी गति होती है। किसके आधार पे? बाएँ बल के आधार पे। बाएँ बल के आधार पे। आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके हाथों में कॉपी और कलम होंगी, तो आप जब तक उस पेन को उठा के आप उसमें लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक वो पेन स्थिर रहेगा। लेकिन उस पेन में गति कैसे होगी? आपके द्वारा होगी, एक बाह्य बल के द्वारा होगी। एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर उठा के रखना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको स्थानांतरित करना, ठीक है? निर्जीवों में इस माध्यम से गति होती है। निर्जीव स्वयं गति नहीं करते, सजीव जो है स्वयं गति करते हैं। निर्जीव बाह्य बल द्वारा निर्जीवों में गति होती है, ठीक है? आगे देखते हैं हम वृद्धि। वृद्धि सभी सजीव जो हैं, सजीवों की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे मोटाई हो, सभी में वृद्धि होती है, ठीक है? अब चाहे वो पेड़-पौधे हो, चाहे वो जीव-जंतु हो, एक निश्चित आयु तक उनमें वृद्धि होती है। निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। आप जिस कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उस कुर्सी का साइज़ नहीं बढ़ेगा। वो कुर्सी या ना ही छोटा होगा, वो कुर्सी ऐसे ही उसी अवस्था में, उसी आकार में रहेगा। निर्जीवों में वृद्धि की क्रिया नहीं होती है। आगे हम देखते हैं इसी में पोषण, ठीक है? न्यूट्रिशन। जंतु तथा पेड़-पौधे दोनों में पोषण होता है। पौधे अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। पौधे क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। इसीलिए जंतुओं को क्या कहा जाता है? जंतुओं को परपोषी कहा जाता है या फिर विषमपोषी कहा जाता है। ठीक है? जंतुओं और पौधों में पोषण की क्रिया होती है। ये अपने जीवन निर्वाह के लिए भोजन ग्रहण करते हैं जिससे उनको पोषण मिलता है। अब हम आगे देखते हैं इसी में श्वसन, ठीक है? श्वसन, रेस्पिरेशन। जीवों में जो है श्वसन की क्रिया होती है। सभी सजीव या फिर पेड़-पौधे, जीव-जंतु सभी में क्या बोलते हैं श्वसन की क्रिया होती है। सभी में श्वसन अंग पाए जाते हैं अलग-अलग प्रकार के। इस माध्यम से सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है? आगे हम देखते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन से जो खनिज पदार्थ और जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको तो बॉडी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उनको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। अब जंतु जो है मल-मूत्र, पसीने, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना जो अपशिष्ट पदार्थ, उसको शरीर से बाहर निकालते हैं और उसका उत्सर्जन करते हैं, ठीक है? उसी क्रम में पौधे भी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन किसके द्वारा? गोंद के द्वारा। आप देखे होंगे कभी कि पेड़ों में गोंद होते हैं, जो बड़े-बड़े पेड़ होते हैं उनमें देखे होंगे आप कि गोंद होते हैं, वो क्या है? उनका अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है? उनका अपशिष्ट पदार्थ है, जो गोंद है पौधों का अपशिष्ट पदार्थ है। आगे हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है? रिप्रोडक्शन, जनन। जो सभी सजीव हैं और जो अ, जैसे पेड़-पौधे, जीव-जंतु, वे हैं अपने ही समान, अपने ही जीव के समान या फिर पौधे जो हैं अपने ही समान पौधे उत्पन्न करते हैं या फिर अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रिया चलते रहती है।
ठीक है, ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और पौधों क्या बोलते हैं, सजीवों में ये रिप्रोडक्शन होता है, निर्जीवों में ये रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखे हैं सजीवों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिससे हम उनको जानते हैं कि सभी सजीव हैं, जैसे गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन और जनन। ये सभी क्रियाएं क्या जिनसे हम सजीव को सजीव की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हम क्लास में सजीवों में कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं भी होती है। ठीक है, जहाँ पे सजीवों में कुछ समानताएं होती है, बहुत सारी विभिन्नताएं भी होती है अलग अलग प्रकार की। अब हम देखते हैं कुछ समानताएं देखते हैं सजीवों में। जो सजीव हैं, चाहे वो जंतु हो या फिर पेड़ पौधे, उनमें कुछ जो है समानताएं होती है। जैसे कि हम अभी देखे हैं सजीवों के लक्षण पोषण, गति, उत्सर्जन, जनन, ये सभी क्या है? मूलभूत समानताएं हैं सजीवों की। ये हर सजीवों में होती है। ठीक है, और ये क्या है? समान रूप से चलते रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, ये सभी क्रियाएं। आगे हम देखते हैं सजीवों में विभिन्नताएं। सजीवों में विभिन्नताएं, जहाँ पे हम सजीवों में कुछ समानताएं भी देखते हैं, वहां पे कुछ विभिन्नताएं भी देखते हैं। जैसे कि सजीवों के आकार में विविधता होती है, साइज कुछ बड़े कुछ छोटे होते हैं। भोजन में भी विविधता होती है, आवास में विविधता होती है। हर चीज में मतलब सजीवों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। अब हम इसी क्रम में देखेंगे आकार में विविधता, सजीवों के आकार में विविधता। कुछ जीव जो है आकार में बहुत ही विशाल होते हैं, कुछ जीव जो है आकार में बहुत ही विशाल होते हैं और कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उसको नग्न आंख से नहीं देख सकते। हम उसको देखने के लिए कुछ उपकरण की या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमें आवश्यकता होती है। हम सामान्यतः उसको साधारण आंखों से नहीं देख सकते। और कुछ जीव आकार में बहुत विशाल होते हैं, जैसे हाथी हो गया, ब्लू व्हेल है, जिराफ है, शार्क है, ये सभी क्या है? विशालतम जीवों में की श्रेणी में आते हैं, जिसको हम दूर से ही हम देख सकते हैं, नॉर्मली हम देख सकते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जैसे कि एमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, अम, इसके बाद हम देखते हैं सजीवों के भोजन में भी विविधता होती है। कैसे? आइए देखते हैं। स्वपोषी क्या है? स्वपोषी। जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है, उत्पादक। ठीक है, ये सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे विषमपोषी। क्या है? विषमपोषी। विषमपोषी की श्रेणी में जो है जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। ठीक है, जो स्वयं ही अपना भोजन का उत्पादन नहीं कर सकते, जो स्वयं उत्पादन करते हैं उन पे निर्भर होते हैं या फिर दूसरे जीव जंतु पे निर्भर होते हैं। इन्हें परपोषी भी कहा जाता है, परपोषी भी कहा जाता है, और इन्हें उपभोक्ता भी कहा जाता है, उपभोक्ता उपभोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी भी 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यहाँ पे लिखते हैं सर्वाहारी। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? जो सिर्फ हरे पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाते हैं, घास फूस या हरी पत्तियां, हरी सब्जियों को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि गाय, बकरी और खरगोश। और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो क्या बोलते हैं, हरे पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाते हैं। इसमें आगे देखेंगे हम मांसाहारी। मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब जो है जंगली जीव है, वो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। आगे हम देखेंगे सर्वाहारी। सर्वाहारी में
जो पेड़-पौधे को भी ग्रहण करते हैं, जो हरी पत्तियाँ भी ग्रहण करते हैं और जो मांस भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। इसमें कौन-कौन से जीव आते हैं? मनुष्य मनुष्य जो है सर्वाहारी में आते हैं, ठीक है? वो वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, ठीक है? कुत्ता, बिल्ली, ये क्या है? सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मृतोपजीवी। जो मृतोपजीवी जो हैं, सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन बनाते हैं। सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे तो कुकुरमुत्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। अलग-अलग स्थानों पे इसका अलग-अलग नाम होता है, ठीक है? अभी बरसात में पाया जाता है ये कुकुरमुत्ता या फिर मशरूम, जिसको फुटू भी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कवक। कवक को जो है अचार या फिर ब्रेड में जो फंगस लग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। इसी में एक उदाहरण है यीस्ट। यीस्ट भी ये जो है मृतोपजीवी में आते हैं, ठीक है? आगे हम देखेंगे आवाज के आधार पे विविधताएं या फिर विभिन्नताएं। सजीवों में आवाज के आधार पे भी विभिन्नताएं होती है, ठीक है? जैसे कुछ जो है स्थल में रहते हैं, कुछ जल में होते रहते हैं, कुछ मरुस्थल में रहते हैं। इसके आधार पे इनको अलग-अलग श्रेणी में बाँटा गया है। जैसे स्थलीय आवास हो गया। स्थलीय आवास में ऐसे जीव आते हैं जो स्थल या फिर जमीन में हमारे आस-पास पाए जाते हैं, ठीक है? स्थल में पाए जाने वाले जीव स्थलीय आवासीय होते हैं। जैसे कि पेड़-पौधे में हम देखेंगे तो सभी पेड़-पौधे हैं, जैसे गुलाब है, बरगद है, नीम है, आम है, ये सभी क्या है? स्थलीय आवासीय है। मनुष्य है, घोड़ा है, शेर है, जो जंगली जीव हैं, वो सभी क्या है? जो स्थल में रहते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, वो क्या है? स्थल आवासीय जीव होते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं इसमें जलीय आवास। जलीय आवास में वे जीव जो जल में पाए जाते हैं, ठीक है? वे जीव जो जल में पाए जाते हैं, वो क्या है? जलीय आवासीय जीव कहते हैं इसे। जैसे कि हो गया मछली, मछली जल की रानी है, ठीक है? कमल और क्या है? ये जलकुंभी, ये सभी क्या है? जल में पाए जाते हैं। और बहुत सारे जीव, समुद्री जीव हो, ब्लू व्हेल हो गया, शार्क हो गया, बहुत सारी बैक्टीरियाज़ हो गए, काई, शैवाल, ये सब क्या है? जलीय आवास में होते हैं, ठीक है? इसी में हम आगे देखते हैं उभयचर। उभयचर किसको बोलते हैं? एम्फिबियंस, एम्फिबियंस, ठीक है? ये जो है क्या है? इनमें जो है ये स्थल में भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। दोनों जगह अपना जीवन यापन करने के लिए ये सक्षम होते हैं। जैसे कि मेंढक हो गया, मेंढक स्थल में भी रहता है, जल में भी रहता है। कछुआ हो गया, ये भी जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। इसी में देखते हैं मगरमच्छ, मगरमच्छ भी क्या है? जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे मरुस्थलीय आवास। मरुस्थल आवास में क्या होगा? मरुस्थल या फिर रेगिस्तान, जहाँ पे पानी की कमी होती है। जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, कच्छ, करण या राजस्थान का जो है डेजर्ट है। ये सब क्या है? रेगिस्तान में आते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुख्यतः कौन से जीव पाए जाते हैं? ऊँट पाए जाते हैं, ऊँट, ठीक है? और इसमें मुख्यतः क्या होते हैं? कौन से पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, जो कांटेदार होती है। आप सभी देखे होंगे। ये क्या है? मरुस्थल में आते हैं, ठीक है? आगे हम कक्षा को बढ़ाते हुए देखते हैं पौधों का वर्गीकरण। पौधों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन-कौन से? शाख, झाड़ी, वृक्ष और बेल, या फिर आरोही बोलते हैं, इसे क्लिम्बर भी बोलते हैं, ठीक है? या फिर हम आम भाषा में देखें तो इसको नार भी बोलते हैं, नार वाला पौधा, ठीक है? नार वाली फसलें। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हब या फिर शाख। वे पौधे जो अत्यंत छोटे आकार के होते हैं, ज़मीन से ज़्यादा ऊँचाई पे नहीं होते हैं, ज़मीन से ही लगे हुए होते हैं, ठीक है? उनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं, वो तने की श्रेणी में नहीं आते। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लेमन ग्रास का पौधा है यहाँ पे। इसमें क्या है? जड़, तना और पत्ती शाखाओं में विभेदित नहीं है ये, ठीक है? ये क्या है? शाख की श्रेणी में आता है और इनका जीवन काल क्या है? 1 वर्ष से कम की अवधि होती है। जैसे कि हम हमारे आस-पास में देखेंगे तो दैनिक दिनचर्या में हम धनिया, पुदीना, मटर, मेथी ये सब यूज़ करते हैं। ये सब क्या है? शाक की श्रेणी में आते हैं। दूब घास हो गया, दूब घास भी क्या है? शाक की श्रेणी में आएगा। और यहीं पे हम देखें गेहूँ, धान, ये दोनों भी क्या है?
शाक की श्रेणी में आते हैं। इनमें भी क्या है, तना नहीं पाया जाता या फिर बहुत ही मुलायम पाया जाता है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे श्रब या फिर झाड़ी। ये क्या है, ये मध्यम आकार के होते हैं, शाक की अपेक्षा में ये थोड़े बड़े होते हैं और वृक्ष की अपेक्षा में ये छोटे होते हैं, ये मध्यम आकार के होते हैं। इनमें क्या है, तना तो पाया जाता है लेकिन क्या है, कमजोर होता है, ये तना क्या है, कमजोर है, ठीक है। इसको आसानी से ये तोड़ा जा सकता है। ये शाक की अपेक्षा में थोड़े मजबूत होते हैं, ठीक है। ये 1 वर्ष से अधिक वर्ष वाले अवधि के होते हैं, जैसे कि मोंगरा हो गया, गुलाब हो गया, केला हो गया, हम यहाँ पे देखें अनार हो गया, ये सभी क्या है, श्रब है, ठीक है, या फिर झाड़ी है, झाड़ी की श्रेणी में ये सभी आते हैं, ठीक। तीसरा हम देखेंगे ट्री या फिर वृक्ष। ये क्या है, आकार में विशाल होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, तना भी बहुत अत्यधिक मजबूत होता है और ये 1 वर्ष से अधिक जीवन काल के होते हैं। कई पेड़ जैसे 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराने होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का हो गया। ये क्या है, बहुत ही साल तक ये जीवित रहते हैं। आम, नीम, जिसमें मतलब जड़, तना, शाखाएँ, पत्तियाँ, फल, फूल में हम विभाजित कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं, ठीक है? आगे हम देखेंगे आरोही बेल या फिर इसी को बोलते हैं क्लिम्बर, ठीक है? ये क्या है? इसकी तना बहुत लंबी होती है, बहुत लंबाई में फैली होती है और तना बहुत ही मुलायम होती है इसकी, ठीक है? सॉरी, लंबा लेकिन दूसरों पर निर्भर होता है, ठीक है? ये क्या है, इनको सहारे की ज़रूरत होती है। हम आप अपने आस-पास देखे होंगे या फिर जिनके घर में ये सभी फसल लगाए जाते हैं, उनको देखे होंगे कि इनको क्या बोलते हैं, खड़ा करने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। तार या फिर लकड़ी ये सब का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल में हम देखें तो कद्दू हो गया, लौकी हो गया, अमरबेल, सेम, तुरई, करेला ये सब क्या है, नार वाले या फिर बेल वाले पौधे होते हैं, ठीक है? इनको आरोही या फिर बेल की श्रेणी में रखा गया है। ये 1 वर्ष भी होते हैं और बहुवर्षीय भी होते हैं। यहाँ पे हम अपने सजीवों के लक्षण देख लिए, सजीवों का सजीव जो पौधे हैं, पेड़-पौधे हैं, उनके बारे में पढ़ लिए। अब हम आगे आते हैं सजीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है? सजीव जगत का वर्गीकरण। हमने पहले पढ़ा था कि अरस्तु जो है, अरस्तु, ठीक है? ये क्या है? प्राचीन वर्गीकरण की शुरुआत इन्होंने की थी। प्राचीन वर्गीकरण, ठीक है? वर्गीकरण की शुरुआत इन्होंने की थी। जो जीव विज्ञान को इन्होंने 2 भागों में बाँटा था, बॉटनी और ज़ूलॉजी। जिसमें क्या है, बॉटनी में क्या बोलते हैं, पेड़-पौधे आएँगे। सभी पेड़-पौधे, हरे पेड़-पौधे, गाय सेवाल ये सब भी आएँगे। ज़ूलॉजी में क्या आएँगे? जीव-जंतु आएँगे, ठीक है? जीव-जंतु। इसके बाद जो जीवों को आधुनिक वर्गीकरण, जीवों में आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? कैरोलस लिनियस ने। किसने की? कैरोलस लिनियस ने। इन्हें वर्गीकी का जनक या फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, वर्गीकी का जनक। इन्होंने द्विनामकरण पद्धति भी दिया और इनकी 2 पुस्तकें भी हैं, सिस्टम नेचुरी और हिस्टोरिया। वर्गीकरण के जो है 4 मुख्य चरण भी होते हैं इसमें। इन्होंने वर्गीकरण की 4 मुख्य चरण दिए, ठीक है? 4 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? 4 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को 4 चरणों में पूर्ण किया जाता है, ठीक है? वर्गीकरण को 4 चरणों में पूर्ण किया जाता है। कौन-कौन से? पहला देखते हैं हम, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। जीवों को उनके नाम तथा स्थान से पहचानना। आमतौर पे हमें लोग किससे जानते हैं? हमारे नाम से जानते हैं, हमारी आइडेंटिटी से जानते हैं या फिर हम कहाँ रहते हैं वहाँ से जानते हैं कि हाँ, फलाना नाम है, फलाने जगह से हैं। वैसे ही जीवों की पहचान होती है, उनके नाम से, उनके स्थान से पहचान होती है उनकी, ठीक है? उनका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? उनके नाम से होता है, ठीक है? इसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? जीवों को विभिन्न वर्गों में बाँटना। उनके लक्षणों और उनके कार्य और उनके विशेषताओं के आधार पे सभी जीवों को अलग-अलग वर्गों में बाँटा गया है, ठीक है?
उसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जैसे जीव को जीव जूलॉजी में बाँटा गया, पेड़ पौधों को बॉटनी में बाँटा गया, और जो मांसाहारी है, शाकाहारी है, ये सभी मतलब अलग-अलग अपने लक्षणों के आधार पे अपने वर्गों में बाँटा गया है। वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे नामकरण, नोमेनक्लेचर, नामकरण। जीवों को सर्वमान्य वैज्ञानिक नाम देना, ठीक है? जिस नाम से पूरे विश्व में उसको जाना जाए। जैसे कि आम हो गया, आम को हम अलग-अलग जगहों पे अल अलग-अलग नामों से जानते हैं। आलू को अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम से जानते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नाम जिससे जिससे वो सभी उनको एक नाम से जानें, वो क्या है? सर्वमान्य वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे आप सभी में से किसी का घर में नाम कुछ और होगा, सोनू, मोनू, पिंटू, गुड़िया, रानी, जो भी है, ठीक है? लेकिन एक पर्टिकुलर नाम होता है जिससे आपको सब जानते हैं, जिसको डॉक्यूमेंट में जो आपका नाम होता है उससे, वो क्या है आपका सर्वमान्य वो नाम है, ठीक है? वैसे ही सभी जीव-जंतु, पेड़-पौधे सभी का एक सर्वमान्य वैज्ञानिक नाम है, जिस नाम से हम उसको जानते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य को हम मानव, इंसान, आदमी मतलब ये सब हाँ, बोलते हैं, लेकिन मनुष्य का एक वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है? होमो सेपियंस। ये क्या है? पूरे विश्व में हम मनुष्य को होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, ठीक है? वर्गीकी पदानुक्रम, यह वर्गीकरण की व्यवस्था तथा क्रम को बनाता है, ठीक है? वर्गीकरण की व्यवस्था और क्रम को उनके नाम, उनके स्थान या फिर उनके वर्गों के आधार पे उनको व्यवस्थित क्रम में क्या है? स्थित किया गया, स्थापित किया गया है। आगे हम देखते हैं इसी में वर्गीकरण का इतिहास, हिस्टोरी ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कुछ बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वर्गीकरण दिया था अपने-अपने तरीकों से। कुछ का मान्य हो, कुछ का नहीं। हिप्पोक्रेटस और अरस्तु देखेंगे यहाँ पे, हिप्पोक्रेटस और अरस्तु जो है जंतुओं का वर्गीकरण किया इन्होंने, जंतुओं का वर्गीकरण किया। अरस्तु को क्या है? जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने जूलॉजी जूलॉजी के जनक भी कहे जाते हैं। जूलॉजी सभी जीवों के लिए इन्होंने पुस्तक लिखी है, हिस्टोरिया एनिमलिया, ठीक है? और क्या बोलते हैं, इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया है। सेकंड हम देखते हैं प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया नेचुरलिस में 1000 पौधों का वर्णन किया है। 1000 पौधों का वर्णन किया है। यहाँ आगे इसी क्रम में देखते हैं जॉन रे। इन्होंने अपने इन्होंने जो है सबसे पहले जाति शब्द दिया, जाति शब्द, स्पीशीज शब्द दिया, ठीक है? स्पीशीज शब्द जॉन रे ने दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत इन्हीं ने की थी, और द्विनामकरण पद्धति की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, ठीक है? इन्होंने 2 वर्गों में बाँटा पूरे किंगडम को, एक प्लांटी, एक एनिमेलिया, 2 किंगडम में इन्होंने बाँटा, ठीक है? इनकी 2 पुस्तकें हैं, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटरम, ठीक है? स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम इनकी क्या है? 2 पुस्तकें हैं। इन्हें क्या है? फादर ऑफ, हमने जैसे पढ़ा यहाँ पे अभी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इसी क्रम में हम देखते हैं वर्गीकरण की पदानुक्रमिक संरचना भी होती है। पदानुक्रमिक संरचना होती है जिस क्रम में हम वर्गीकरण करते हैं और अलग-अलग इनके क्या बोलते हैं, वर्ग में इनको बाँटते हैं, जीव-जंतु, पेड़-पौधे सभी को, ठीक है? इस आधार पे जो हम इसको अवरोही क्रम में देखते हैं उच्चतम से निम्नतम तक। तो सबसे पहले क्या है? सबसे उच्चतम श्रेणी में क्या आते हैं? किंगडम, ठीक है? किंगडम सबसे पहली श्रेणी क्या है? सबसे उच्चतम श्रेणी। किसी भी जीव या फिर पौधे के एक वैज्ञानिक नाम निश्चित करने के लिए सबसे उच्चतम श्रेणी क्या है? वर्गीकरण के लिए ये है किंगडम, ठीक है? देन फिर होता है फाइलम, संघ। कौन से संघ के होते हैं? ये इस आधार पे उनको फाइलम में रखा जाता है। जंतुओं के लिए फाइलम शब्द यूज़ किया जाता है, लेकिन पादपों के लिए क्या किया जाता है? डिवीज़न शब्द यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, और उसके बाद आता है वंश या फिर जीनस, और फिर स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? वर्गीकरण की सबसे
छोटी इकाई है, ठीक है। इनको वर्गीकरण सबसे पहले शब्द किन्होंने दिया? जॉन रे ने दिया, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम मनुष्य का देखेंगे, ठीक है। मनुष्य का वर्गीकरण देखते हैं यहाँ पे, होमोसेपियंस का, ठीक है। होमोसेपियंस का इन्हें कौन से किंगडम में रखा गया? कौन से किंगडम पे रखा गया है? एनिमेलिया। एनिमेलिया 5 किंगडम होते हैं, प्लांटी होते हैं, एनिमेलिया होता है, उसमें किसमें रखा गया है? एनिमेलिया में। इनमें सभी बहुकोशिकीय और जंतु आते हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइलम। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वे सभी किस में आते हैं? कॉर्डेटा में आते हैं। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। बैकबोन पाया जाता है, जो क्या है? शरीर का आधार होता है, इसीलिए इसे कॉर्डेटा की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। मनुष्य को कॉर्डेटा की श्रेणी में रखा गया। देन उसके बाद होता है क्लास। क्लास में क्या है? मैमेलिया। मैमेलिया कौन से क्लास में आते हैं? मैमेलिया। स्तनधारी जीव जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, वे सभी क्या है? मैमेलिया की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है फैमिली होमिनिडे। होमिनिडी, ठीक है। होमिनिडी फैमिली के आते हैं। होमिनिडी मतलब जो बड़े जो है नर वानर या फिर मनुष्य का जो परिवार होते हैं उसे, या फिर ये जो है फैमिलियर टाइप के होते हैं, मनुष्य जो है परिवार में रहना पसंद करते हैं, इसलिए होमिनिडी फैमिली में आते हैं, ठीक है। जीनस। जीनस कौन सा है इसका? होमो। होमो, ठीक है। क्या जीनस है? होमो। होमो इसका तात्पर्य आधुनिक मनुष्य और उनके विलुप्त पूर्वजों का वंश जो है, ये क्या है? होमो, ठीक है। उसके बाद स्पीसीज हम देखते हैं, स्पीसीज कौन से स्पीसीज में आते हैं? सेपियंस। सेपियंस, ठीक है। आधुनिक बुद्धिमान मानव को क्या कहते हैं? सेपियंस कहते हैं। और ये क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियंस, ठीक है। आधुनिक बुद्धिमान मानव इसका तात्पर्य होता है। आगे हम देखेंगे वर्गीकरण की कुछ पद्धतियां भी होती है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने आधार अपने मतलब अनुसार अलग अलग जीवों जगत में विभाजन किया है, ठीक है। जैसे कि 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत। तो आइए हम इसको देखते हैं। 2 जगत वर्गीकरण किन्होंने दिया? कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। 2 जगत वर्गीकरण दिया, जिसके आधार पर इन्होंने 2 किंगडम में बांटा। कौन कौन से? प्लांटी और एनिमेलिया। 2 किंगडम में बांटा, ठीक है। प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में कौन कौन से आएंगे? पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे आएंगे। एनिमेलिया में क्या आएंगे? जीव जंतु आएंगे, ठीक है। यहाँ पे और एक बार आपको याद दिला दूं, कैरोलस लिनियस जो है वर्गीकी के जनक भी कहे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 3 जगत। 3 जगत में क्या है? अर्नेस्ट हैकल। इनका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने इसमें क्या को जोड़ा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना या फिर समुद्री जीव, ये सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं 4 जगत वर्गीकरण। कोपलैंड। कोपलैंड ने दिया। इन्होंने प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा किंगडम में एक और किंगडम को ऐड किया। कौन से? मोनेरा। इसमें क्या है? सभी जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जो समुद्री जीव, समुद्री बैक्टीरिया हैं, ये सभी इस मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण किन्होंने दिया? आर.एच. विटकर ने। ये क्या है? ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सर्वमान्य वर्गीकरण है, इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें फंग फंजाई या फिर फंगस को या फिर कवक को इन्होंने ऐड किया, ठीक है। और इसको फिर 5 जगत वर्गीकरण नाम दिया गया। कौन कौन से जगत आते हैं इसमें? मोनेरा किंगडम, प्रोटेस्टा किंगडम, प्लांटी, एनिमेलिया और लास्ट हमारा क्या है? कवक या फिर फंजाई, ठीक है। इस तरह हमारा 5 जगत वर्गीकरण किन्होंने दिया? आर.एच. विटकर ने। आर.एच. विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया।
अब हम देखते हैं नामकरण की द्विनाम पद्धति, बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो द्विनामकरण पद्धति के संस्थापक या फिर जनक कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस ने 18वीं शताब्दी में द्विनामकरण पद्धति की स्थापना की। द्विनामकरण पद्धति जिसके अनुसार किसी भी जीव जंतु को दो नाम से जाना जाता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जिसमें फर्स्ट नेम क्या है, जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज। ठीक है, इसमें कुछ नियम है, द्विनामकरण पद्धति देने के कुछ नियम है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलके बना होता है। कौन कौन से, जैसे हमारा नाम है, हमारा नाम होता है और लास्ट में सरनेम होता है, दो नाम से हमको जाना जाता है। ठीक है, वैसे ही इसमें द्विनामकरण पद्धति में दो नाम से मिलके बना होता है। पहला क्या है, पहला वंश के नाम से जानते हैं और दूसरा जाति के नाम से जानते हैं। जाति शब्द को सबसे पहले किसने दिया, जॉन रे ने दिया। ठीक है, ये सबसे निम्नतम इकाई है, वर्गीकरण की सबसे निम्नतम इकाई है। ठीक है, अब हम देखेंगे वंश का नाम। वंश का नाम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर या फिर कैपिटल अक्षर से शुरू होता है। जैसे डॉग, तो हम डॉग को ऐसे ना लिखते, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये वंश का नाम नहीं है, ये जीव का नाम है, मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया। तो ठीक है, हम कोई भी अक्षर लिखते समय, शब्द लिखते समय हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। तो वंश का नाम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जाति का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा है, कुत्ता का नाम है कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस होता है, जिसमें सी कैपिटल से होता है और ये स्पीसीज फैमिलियरिस स्मॉल लेटर है। अब आगे हम इसी क्रम में देखते हैं, छपे हुए रूप में इन्हें इटैलिक या तिरछा लिखा जाता है। छपे हुए रूप में हमको इसको तिरछा लिखते हैं, लेकिन हाथ में लिखते समय हम इसमें एक अंडरलाइन रेखांकित करते हैं। ये जैसे मैंने किया, ये अंडरलाइन खींचते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम कुछ देखेंगे, जीवों के वैज्ञानिक नाम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि मनुष्य, मैंने आपको पहले बताया था, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसी क्रम में तेंदुआ देखेंगे, लेपर्ड का पैंथेरा पैरडस। ठीक है, पैंथेरा पैरडस। बाघ का क्या है, बाघ का क्या नाम है दोस्तों, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, या फिर पैंथेरा टाइग्रिस भी बोल सकते हैं इसको, पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं, शेर का क्या नाम है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों का जो वंश है वो सेम है, तीनों क्या है, एक ही वंश के हैं। इनकी जो है स्पीसीज अलग अलग है। ठीक है, स्पीसीज इनकी अलग है। आगे हम इसी क्रम में देखते हैं, मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। क्या है वैज्ञानिक नाम, पाइसम सटाइवम। ठीक है, मेंढक का क्या नाम है, मेंढक का है राना टिक्रीना। इसको तो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। मेंढक का नाम क्या है, राना टिक्रीना। ठीक है, मेंढक की भी कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जिसके आधार पे इनका मतलब जो है नाम अलग अलग होता है, वैज्ञानिक नाम अलग अलग प्रजाति लोग का अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं आम। आम जो है क्या है, फलों का राजा है। ठीक है, राष्ट्रीय फल है आम, इसीलिए इसका नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका मतलब इंडिया का फल। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। इसी क्रम में हम एक और देखते हैं यहाँ पे, और क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय का है बॉस इंडिकस। बॉस, ऊपर में लिखते हैं, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस। क्या है, बॉस इंडिकस। हमारे घर की बॉस कौन होती है, हमारी माँ होती है, वैसे ही गाय हमारी माता है, इसीलिए ये क्या है, बॉस है, बॉस इंडिकस, इंडिया की बॉस। ठीक है, और भी बहुत सारे जीव है जिनके वैज्ञानिक नाम होते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, पांच जगत वर्गीकरण का के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पांच जगत वर्गीकरण किन्होंने दिया, आर एच विटकर ने। ठीक है, आर एच विटकर ने पांच जगत वर्गीकरण दिया और इन्होंने एक कवक जो है, कवक को ऐड किया। ठीक है, हम
इसका एक-एक करके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोनेरा सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में कौन से जीव आते हैं? साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया ये सभी जीव या फिर जीवाणु ये सभी क्या आते हैं? ये मोनेरा किंगडम में आते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जिनमें न्यूक्लियस या फिर सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक में जो है सेल ऑर्गन्स और ये न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये विकसित कोशिका होते हैं, ठीक है? मल्टी सेल्युलर जीवों में ये पाए जाते हैं, कुछ यूनिसेल्युलर में भी पाए जाते हैं। उसके बाद है एक कोशिकीय भी होते हैं ये मोनेरा किंगडम में। जैसे कि हमने देखा साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया ये सब क्या है? जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग-अलग पार्ट्स में या फिर न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन में ये विभेदित नहीं है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे प्रोटिस्टा, ठीक है? क्या हम देखेंगे यहाँ पे? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ठीक है? ये यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और क्या है? ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है? ये जलीय होते हैं, जलीय जीव होते हैं, ठीक है? ये जलीय जीव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं एमीबा, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना। ये सभी क्या है? प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, ठीक है? इनमें जो डिवीजन होता है ये बर्डिंग या फिर बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, ठीक है? ये जो कोशिका है ये स्वयं ही दो पार्ट्स में भी दो न्यूक्लियस में भी विभाजित होता है, जिससे ये अलग-अलग जीव नए जीव उत्पन्न होते हैं या फिर बर्डिंग से की सहायता से ये होते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं जो युगलिना है। युगलिना क्या है? पादप और जंतु की बीच की कड़ी होती है। क्या है? पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये इनमें जो है पादप के भी गुण पाए जाते हैं, जंतुओं के भी गुण पाए जाते हैं। हालांकि ये अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा या फिर प्रकाश की किरण से या प्रकाश की रोशनी से ये अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ परिस्थिति में इनको अगर प्रकाश की रोशनी नहीं मिल पा रही है इनको, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण ये नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में ये जंतुओं या छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े से अपना भोजन बना लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे प्लांटी, किंगडम प्लांटी, ठीक है? किंगडम प्लांटी। ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से ये निर्मित होते हैं। सेकंड क्या है? ये प्रकाश संश्लेषक होते हैं। प्रकाश संश्लेषक का तात्पर्य क्या है? प्रकाश द्वारा भोजन ग्रहण करना, प्रकाश की ऊर्जा से हम मतलब जो है पेड़-पौधे जो है भोजन बनाते हैं स्वयं ही और स्वयं बनाते हैं इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है? स्वयं बनाते हैं इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। स्वयं बनाते हैं इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ये सभी क्या है? इनमें सभी पुष्पीय और अपुष्पीय पौधे हो जो हैं और या फिर शैवाल हो गया, काई हो गया, ये सब क्या है? प्लांटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? समुद्री पौधे, स्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे सभी जो है, सभी प्रकार के पौधे प्लांटी के जगत के अंतर्गत या फिर प्लांटी किंगडम के अंतर्गत आते हैं, ठीक? अब आगे हम देखते हैं एनिमेलिया। क्या है? एनीमेलिया, एनीमेलिया। ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर, ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है? बहुकोशिकीय होते हैं। हजारों लाखों की कोशिकाओं से ये बने होते हैं। विषमपोषी, विषमपोषी का हमने पढ़ा था पहले भी। विषमपोषी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। उनमें मतलब स्वयं ही भोजन नहीं बना पाते वो, हमेशा दूसरों पे वो निर्भर होते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव कहते हैं, ठीक है? इसीलिए इनको उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये अपने भोजन पेड़-पौधे या फिर दूसरे जंतुओं से ग्रहण करते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब जल, स्थल, मरुस्थल, आसमान, धरती हर जगह पाए जाते हैं ये, ठीक है? ये जो है सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। एग्जाम्पल पे हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रा हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया। ये सभी क्या है? एनिमल या फिर एनिमलिया किंगडम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? एनिमलिया किंगडम के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे फंजाई या फिर कवक।
ये क्या है, विषमपोषी होते हैं। ये भी दूसरों से अपना भोजन बनाते हैं या फिर अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। लेकिन ये मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी अर्थात ये जो है मृत जीवों से या फिर सड़े गले पदार्थों पे निर्भर होते हैं। ये जीवित जीवों को अपना भोजन नहीं बनाते। ये सड़े गले पदार्थों को या फिर मृत जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया या फिर पेनिसिलियम हो गया। ये सभी क्या है? कवक में आते हैं, ठीक है? ये सभी क्या है? कवक में आते हैं। तो आज का हमारा थ्योरी का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? आज आपका ये क्वेश्चंस हम शुरुआत करते हैं। इसी कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है आपके अरस्तु, लेमार्क और ट्रिवरेनस या फिर ट्रिवर, सी है कैरोलस लिनियस और जॉन रे। किन्होंने किया बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया में आएगा यहाँ पे आपका आंसर बी। लेकिन बायोलॉजी के जनक कौन कहे जाते हैं? बायोलॉजी के मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहे जाएंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाएंगे ये अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाएंगे? अरस्तु। यहाँ पे कैरोलस लिनियस कौन है? वर्गीकी के, ठीक है? टैक्सोनॉमी के जनक या फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक जो है कैरोलस लिनियस है। और जॉन रे कौन है? इन्होंने स्पीसीज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया या फिर स्पीसीज शब्द इन्होंने दिया, ठीक है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी इसका आंसर है। लेमार्क और ट्रिवेरेनस ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया बायोलॉजी शब्द का, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पे। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? और उन्होंने पादपों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? यहाँ पे हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं और पादपों पर उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। आपका ऑप्शन है फर्स्ट है अरस्तु, हिस्टोरिया एनिमेलिया, सेकंड है थ्रियोफिस्ट या फिर इसमें थ्रियोफिस्टस या फिर थ्रियोफिस्ट कहते हैं इन्हें, हिस्टोरिया प्लांटरम, प्लिनी द एल्डर, हिस्टोरिया नेचुरलिस या फिर जॉन रे सिस्टेमा नेचुरी। सॉरी। आपका इसमें का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? थ्रियोफिस्ट, ठीक है? थ्रियोफिस्ट कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 से अधिक प्रकार की पादपों का वर्णन किया है। 500 से अधिक प्रकार के पादपों का वर्गीकरण किया, ठीक है? हिस्टोरिया प्लांटेरम में। इसी क्रम में हम देखते हैं यहाँ पे अरस्तु कौन है? अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखी जिसमें इन्होंने 500 से अधिक प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इन्होंने अपने पुस्तक में पौधों का वर्णन किया है, ठीक है? प्लिनी द एल्डर है जिन्होंने हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक लिखी और इन्होंने 1000 से अधिक पौधों का वर्णन किया, ठीक है? 1000 से अधिक पौधों का वर्णन किया। और जॉन रे जो है सिस्टेमा नेचुरी को लिखा है कैरोलस लिनियस ने। और जॉन रे जो है स्पीसीज शब्द को जॉन रे ने दिया है, ठीक है? आगे हम देखते हैं वर्गीकी का। आपका प्रश्न नंबर 3 है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कि कौन है जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है? आपका ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, नो, बी जॉन रे, सी कैरोलस लिनियस या फिर डी आर.एच. व्हिटकर। वर्गीकी के जनक या फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपका ये आंसर होगा। आंसर नंबर ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ये कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और इन्होंने वर्गीकरण की शुरुआत भी की। वर्गीकरण की शुरुआत की द्विनाम पद्धति भी इन्होंने दिया, ठीक है? द्विनाम पद्धति भी इन्होंने दिया, ठीक है?
विनामकरण पद्धति भी दिया इन्होंने, और इनकी 2 पुस्तकें भी हैं, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है। जॉन रे कौन है? जॉन रे हमने पढ़ा अभी, स्पीसीज शब्द को दिया, स्पीसीज शब्द को दिया। ठीक है, जॉन रे ने स्पीसीज शब्द को दिया। आर.एच. व्हिटकर जो है, आर.एच. व्हिटकर जो है उन्होंने 5 जगत, 5 किंगडम को दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने दिया। हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु कौन है? अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण किया। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं आगे। जीवों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है? जीवों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवों के वर्गीकरण की हम सबसे छोटी इकाई देखते हैं। यहाँ पे हम हमारा ऑप्शन देखते हैं। पहला है किंगडम, दूसरा है फाइलम, तीसरा है जीनस, चौथा है स्पीसीज। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे पहले तो हम इसका क्रम देखते हैं। सबसे उच्चतम क्या है? किंगडम। ठीक है, सबसे उच्चतम क्या है? किंगडम। देन फिर फाइलम, फिर क्या आता है? क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, उसके बाद जीनस, फिर स्पीसीज। जीनस फिर स्पीसीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है स्पीसीज। ठीक है, जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। और सबसे बड़ी इकाई कही जाएगी ये किंगडम। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई कही जाएगी किंगडम। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम यहाँ पे। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे। ए है लिनियस, कैरोलस लिनियस, अर्नेस्ट हैकल, बी, सी कोपलैंड, और डी क्या है? आर.एच. व्हिटकर। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं इसको। कैरोलस लिनियस जो है, कैरोलस लिनियस क्या है? द्विजगत, 2 किंगडम प्रस्तुत किया, सॉरी, 2 किंगडम प्रस्तुत किया इन्होंने। कौन कौन से? प्लांट और एनिमल। ठीक है, प्लांट और एनिमल। उसके बाद देखते हैं हम, अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया? 3 किंगडम, 3 किंगडम। इन्होंने क्या जोड़ा? प्रोटिस्टा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कोपलैंड, कोपलैंड ने क्या किया? 4 किंगडम दिया, 4 किंगडम दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या जोड़ा? मोनेरा, मोनेरा किंगडम को जोड़ा, मोनेरा किंगडम को जोड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर कौन है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रस्तुत किया, और इन्होंने ऐड किया फंजाई, कवक को। ठीक है, इसी तरह 5 किंगडम या फिर 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी प्लस एनिमेलिया, देन फिर हम देखेंगे यहाँ पे फंजाई। ठीक है, मोनेरा के अंतर्गत सभी बैक्टीरियाज या फिर साइनोबैक्टीरियाज आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एमीबा, पैरामीशियम या फिर समुद्री जीव आते हैं। ठीक है, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। प्लांटी में सभी पेड़ पौधे आएंगे, सभी प्लांट्स आएंगे। जंतु में जीव जंतु आएंगे, सभी जीव जंतु जो सर्वव्यापी सभी पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु आएंगे। और इसमें आएंगे कवक, कवक के अंतर्गत आते हैं मशरूम होते हैं, यीस्ट होंगे, पेनिसिलियम होंगे, ये सभी क्या है? कवक के अंतर्गत आते हैं। इस तरह 5 जगत वर्गीकरण किन्होंने दिया? और आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं यहाँ पे। कद्दू, लौकी, अमरबेल और सेम किस प्रकार के पौधे के उदाहरण हैं? कद्दू, लौकी, अमरबेल और सेम किस प्रकार के पौधे के उदाहरण? हमने पहले भी पढ़ा था यहाँ पे पौधों के वर्गीकरण में, जैसे हर्ब, श्रब, ट्री, और कौन से हैं? क्लिम्बर या फिर आरोही इसको बोलते हैं। हमने 4 प्रकार के पौधे का वर्गीकरण पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हर्ब्स के अंतर्गत क्या आएंगे? झाड़ी आएंगी। झाड़ी में जैसे कि जिसमें तना बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही छोटे आकार के जमीन से लगे हुए होते हैं, जैसे धनिया हो गया, मेथी हो गया, दूब दूब हो गया, सभी घास खरपतवार, ये सभी क्या है? हर्ब, शाक की श्रेणी में आते हैं, हर्ब्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सब में आएंगे, सभी झाड़ी आएंगे, झाड़ी रूपी जो पौधे होते हैं वो सभी आएंगी। गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, जैस्मिन ये सभी क्या है? गेंदा, ये सभी झाड़ी में आएंगे।
और ट्री में जो है विकसित तने वाले आएंगे, विकसित तने वाले, और या फिर मजबूत तने जो फिर कि 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या फिर उससे भी अधिक अवधि वाले वृक्ष आते हैं। उसके बाद होंगे क्लिम्बर या फिर आरोही। इसमें कौन से आएंगे? अत्यधिक लंबे और फैले हुए तने, मुलायम तने वाले पौधे आएंगे, जो कि 1 वर्षीय भी होते हैं, 2 वर्षीय भी होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे? कद्दू, लौकी, अमरबेल, सेम, करेला, तोरई, ये सब क्या है? हमारे आरोही, क्लिम्बर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? सी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में किस जगत में आता है? किस जगत के अंतर्गत आता है? हमने अभी पढ़ा है कुछ देर पहले। व्हिटकर जो है, आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंजाई। ठीक है, फंगस। इसमें हम देखते हैं मोनेरा में कौन से जीव आते हैं? सभी प्रकार की बैक्टीरियाज आते हैं, साइनोबैक्टीरियाज आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आते हैं? एमीबा, पैरामीशियम, ये सब, हाइड्रा, यूग्लिना, ये सभी आते हैं। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या होंगे? पैरामीशियम और यूग्लिना, ये सभी क्या है? प्रोटिस्टा में आते हैं। एनिमल में जीव जंतु आएंगे, प्लांट में पौधे आएंगे, और कवक के अंतर्गत आते हैं आपके यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, ये सभी क्या है? कवक के अंतर्गत आएंगे। तो आपका 7 क्वेश्चन का प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर डी, कवक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनामकरण पद्धति में पहला और दूसरा शब्द क्रमशः क्या दर्शाते हैं? जो हमने द्विनामकरण पद्धति पढ़ा, उसमें पहला शब्द और दूसरा शब्द हमारा जो क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। इसमें पहला शब्द और दूसरा शब्द क्या दर्शाते हैं? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है जाति और वंश, वंश और जाति, कुल और गण, या फिर गण और वर्ग। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? होमो सेपियंस। यहाँ पे हम क्रम देखते हैं, हमने पहले भी देखा था वर्गीकरण का जो क्रम होता है, हमने यहाँ पे फिर देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है? किंगडम, सबसे उच्च होता है। ठीक है, देन फिर होता है फाइलम, फिर होता है क्लास, फिर ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, फिर जीनस और स्पीसीज। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि पहला क्या है? जीनस होगा और दूसरा क्या है? स्पीसीज होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर बी हमारा आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है? हमने देखा है यहाँ पे पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? पादप और जंतु के बीच की कड़ी, ये जो है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये क्या है? प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम। और ये जो यीस्ट है वो फंजाई। अब इसी में देखते हैं हम पादप और जंतु के बीच की कड़ी हम किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर है यहाँ पे सी, यूग्लिना। यूग्लिना को क्या कहते हैं? पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पादप के भी गुण पाए जाते हैं और जंतु के भी गुण पाए जाते हैं। कैसे? हम देखते हैं। ये जो है हरे पौधे, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की रोशनी में। लेकिन अगर किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में अगर इनको रोशनी नहीं मिल पाई या फिर हम उनको प्रकाश नहीं मिल पाया, तो ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अपना, या फिर समुद्री जीव, या फिर उनको छोटे-छोटे जीवों को अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि इनमें पादप के भी गुण पाए जाते हैं और जंतुओं के भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवाणु और
और साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? हमने अभी देखा कि जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत में आते हैं। हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है एक मोनेरा किंगडम आता है, जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया जो है आते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। और जो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया ये सभी आते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ये आपके लिए हम मैंने 2 क्वेश्चन तैयार किए हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है मैंगीफेरा इंडिका किस पौधे या फल का नाम है? ये आप सभी का होमवर्क है। आप प्लीज़ इसे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। और आपको अगर क्लास पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए।